नीट एंड क्लास 11th स्टूडेंट्स बायोमोलिक्यूल चैप्टर में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आपके फिनिश हो चुके हैं। बायोमोलिक्यूल्स के जो रिमेनिंग टॉपिक है वो है एंजाइम्स एंड मेटाबोलाइट्स। ये दो टॉपिक आपके रिमेनिंग हैं। आज के लेक्चर में हम एंजाइम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और एंजाइम टॉपिक के आज के जो कंटेंट है उसमें फर्स्ट जो कंटेंट है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। दैट मीन्स की इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम आज डिस्कस करने वाले हैं। देन आफ्टर मैं फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस को एंजाइमेटिक रिएक्शन से कंपेयर करूंगा। ठीक है, ये सेकेंड टॉपिक होगा आज का, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन विद एंजाइमेटिक रिएक्शंस। ठीक है, ये आपका सेकेंड टॉपिक होगा। थर्ड और लास्ट टॉपिक आज का होगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, मतलब कि एंजाइम का जो वर्क है उसका मैकेनिज्म क्या है ये आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में जो फर्स्ट लाइन है वो ये है कि एंजाइम्स जो हैं बायोकैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंजाइम जो है रिएक्शन की रेट को फास्ट करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं इन जनरल अगर आप कैटलिस्ट टर्म को डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप, ठीक है, केमिस्ट्री में आप जब कैटलिस्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी सेम मीनिंग है। वहां पे भी जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की रेट को फास्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखो ए से बी का कोई कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये एक रिएक्शन है और इसमें अगर कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए, कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी का कन्वर्जन जो रेट होगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, यही कैटलिस्ट का फंक्शन है। सिमिलरली एंजाइम का भी वही फंक्शन है। एंजाइम भी क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शन को फास्ट कर देता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स जहां पे आपको मिलेगा कि एंजाइम के इन्वॉल्व होने से रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि जब आप एंजाइम डिस्कस करते हैं तो आपको एक और टर्म परेशान करता है। वो टर्म क्या है आपका, हार्मोन। ठीक है, हार्मोन और एंजाइम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि एंजाइम्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं और हार्मोन्स जो हैं वो किसी भी रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू नीड उसको फास्ट भी कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड उसको स्लो भी कर सकते हैं। ठीक है, रेगुलेशन जो है वो करता है कौन है, हार्मोन, और रेट ऑफ रिएक्शंस जो बढ़ाता है वो कौन करता है, एंजाइम करते हैं, बिकॉज एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। ठीक है, तो ये एंजाइम्स और हार्मोन का कंफ्यूजन आपको खत्म करना होगा। और आपको मैं बता दूं कि जो एंजाइम होते हैं वो मोस्टली जो है प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स का जो बायोकेमिकल नेचर होता है वो प्रोटीन भी होता है, वो लिपिड्स भी हो सकते हैं, वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। ध्यान देना होगा, हार्मोन टॉपिक एक सेपरेट टॉपिक है और वहां पे मैं डिटेल करूंगा, बट यहाँ पे इन जनरल जो है हार्मोन का जो बायोकेमिकल नेचर है उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हार्मोन जो है ये प्रोटीन भी हो सकता है, ये पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, ये लिपिड्स भी हो सकते हैं और अमीनो एसिड के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हार्मोन का जो बायोकेमिकल नेचर है वो थोड़ा डाइवर्स है। ठीक है, और वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू एंजाइम बायोकेमिकल नेचर। ठीक है, एंजाइम का जब बायोकेमिकल नेचर आप डिस्क्राइब करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे एंजाइम के। एंजाइम का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैंने एनसीईआरटी से लिया है। वो पॉइंट क्या है कि विथ सम एक्सेप्शन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, मतलब कि अगर कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दें, ठीक है, तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनका बायोकेमिकल नेचर जो होता है वो प्रोटीन होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे एमसीक्यू आते हैं और आपको अगर ये सोचना है कि वो क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ये अगर आपको जानना है तो ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कुछ ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है, जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और वो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करने वाला है, वो है
आरएनए। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आरएनए बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनका बायोकेमिकल नेचर प्रोटीन होता है, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया कि सर्टन ऐसे न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, और एग्जाम्पल आपका क्या है, आरएनए। ठीक है, कुछ ऐसे आरएनए हैं जो बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करेंगे, और यही क्या है, एक्सेप्शन है। और जब आरएनए बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगे, जब आरएनए बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करने लगे या एंजाइम्स की तरह एक्ट करने लगे, एक्ट एज एंजाइम्स। ठीक है, अगर आरएनए जो है एंजाइम की तरह एक्ट करेगा तो उस पर्टिकुलर आरएनए को हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम बोलेंगे। ध्यान देना होगा, ऐसे आरएनए को आप क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स। ठीक है, राइबोजाइम्स मतलब कि कोई आरएनए है जो एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि बायोकैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा, तो उस पर्टिकुलर आरएनए को हम क्या बोलेंगे, राइबोजाइम्स बोलेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसका एग्जाम्पल भी आपको क्लास 12 में मिलेगा। दैट मीन्स कि नीट में इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एग्जाम्पल में आपका है 23S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, 23S राइबोसोमल आरएनए, ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेगा। ठीक है, और स्पेशली कहां पे मिलेगा, राइबोसोम में मिलेगा। मैंने राइबोसोम टॉपिक फिनिश कर दिया है। ठीक है, राइबोसोम्स का जब सब यूनिट आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको 23S राइबोसोमल आरएनए आपको मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 28S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेंगे, और यूकैरियोटिक सेल्स में कहां पे मिलेंगे, ये राइबोसोम्स में मिलेंगे। ठीक है ना, राइबोसोमल जब सब यूनिट्स आप राइबोसोमल सब यूनिट्स जब आप डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको 28S राइबोसोमल आरएनए मिलेगा, और जब आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 23S राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए राइबोजाइम्स के एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कि जो एंजाइम है, मतलब कि जो प्रोटीनियस नेचर वाले एंजाइम्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं उनका बायोकेमिकल नेचर क्या होता है, प्रोटीन होता है, बट वो जो एंजाइम है प्रोटीन नेचर के हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बिहार पे उनके 4 कैटेगरी हैं। फर्स्ट कैटेगरी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंड जो कैटेगरी होती है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड कैटेगरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, फोर्थ एंड लास्ट जो होता है वो होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, प्रोटीनियस एंजाइम्स जो होते हैं, उनका जो एक्टिव फॉर्म होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक्टिव फॉर्म में जो उसका ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटीन का, वो टर्सरी फॉर्म में होता है। ये नोट करना होगा आपको, किस फॉर्म में होगा, ये टर्सरी फॉर्म में होगा। अगर वो टर्सरी फॉर्म में नहीं होगा तो एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर एंजाइम का नेचर टर्सरी फॉर्म में नहीं होगा, या ऐसे बोल सकते हैं आप कि एंजाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टर्सरी फॉर्म में अगर नहीं होगा तो एंजाइम्स एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और भी मैं बता दूं आपको कि एंजाइम्स की एक्टिवनेस को लेकर एक और पॉइंट है कि जब एंजाइम्स में कोफैक्टर कंपोनेंट एसोसिएट होते हैं तो एंजाइम एक्टिव होता है। ठीक है, आपको एक जनरल आइडिया दे दूंगा आपको कि कोई भी एंजाइम है तो एंजाइम के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट होता है एपो एंजाइम्स, ठीक है, और सेकेंड जो कंपोनेंट होता है कोफैक्टर। ये 2 कंपोनेंट हैं। ठीक है, किसी भी एक्टिव एंजाइम के ये 2 कंपोनेंट होते हैं,
एपो एंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर अगर एसोसिएट है एपो एंजाइम से तो वो एंजाइम कैसा हो जाएगा, एक्टिव एंजाइम होगा। ठीक है, अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। सिमिलरली जब आप ये डिस्कस करते हैं कि अगर एंजाइम का जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो टर्सरी फॉर्म में नहीं होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस हो जाएगी। तो ये दोनों लाइन आपको याद रखना है, टर्सरी फॉर्म ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, और दूसरा कोफैक्टर। कोफैक्टर अगर एंजाइम के साथ एसोसिएट हैं तो एंजाइम एक्टिव होगा, अदरवाइज एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। ये जो मैंने लाइन यहाँ पे मेंशन किया है इसको मैं डिटेल करूंगा। ठीक है, एक नया हेडिंग आपका होगा कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम, वहां पे मैं इसको डिटेल करने वाला हूँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम से रिलेटेड है। जब आप एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो एक आपको पॉकेट और सर्विक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, ये एक एंजाइम है, ठीक है, और इस एंजाइम में ये आपको एक डिप्रेशन दिख रहा है। ये डिप्रेशन क्या है, एक पॉकेट और सर्विक्स लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसका एक पर्टिकुलर नेम है, वो नेम क्या है, एक्टिव साइट। ठीक है, इसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, एक्टिव साइट है, बट है ये क्या, पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें एक्चुअली क्या बाइंड करता है, इसमें क्या फिट होगा सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड होते हैं। ठीक है, और सबस्ट्रेट जब बाइंड होते हैं देन स्टार्ट होता है आपका क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे मैं बता दूं कि कोई भी रिएक्शन जो है होता है तो उसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट रिएक्शन की रेट अगर फास्ट करनी है आपको तो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट तभी होगी जब एंजाइम इन्वॉल्व होगा, सो दैट हम रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व कराते हैं। ठीक है, और एंजाइम जैसे ही इन्वॉल्व होता है देन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ध्यान देना होगा इस पॉइंट को। कभी भी आप एंजाइम को लेकर जब डिस्कशन करेंगे तो ये आप कभी नहीं सोचेंगे कि एंजाइम रिएक्शन की रेट को स्टार्ट करता है, कभी स्टार्ट नहीं करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शंस को फास्ट करेगा, एक्सेलरेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शंस को, वो स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि सबस्ट्रेट जब आएगा तो एंजाइम के एक्टिव साइट प्लेस पे जाकर फिट होगा और देन रेट ऑफ रिएक्शन आपका इंक्रीज होगा। उस टाइम पे बहुत सारे बॉन्ड जो हैं ब्रेक होंगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन से इसको रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। सपोज दैट ये एक एंजाइम है, ये एक सबस्ट्रेट है और रेट ऑफ रिएक्शन आपका एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, देन एंजाइम सेपरेट और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे E क्या है, E एंजाइम है, S क्या है, सबस्ट्रेट है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, और P फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो एंजाइम है। एंजाइम में मैंने आपको बताया कि एक्टिव साइट्स होते हैं, एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट जाके फिट होते हैं, ES कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ES कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो बहुत सारे बॉन्ड जो है ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, और लास्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा और एंजाइम भी सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव साइट से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो आप यूजुअली प्योर केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं वहाँ पे भी कैटलिसिस आपका चैप्टर है, कैटलिस्ट टॉपिक है, आपको मिलेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैटलिस्ट इन्हांस करता है, एक्सेलरेट करता है। ठीक है, बट उसका जो नेचर है, उस इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो नेचर है वो डिफरेंट होता है। एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो इफ़िशियंसी है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये फैक्चुअल लाइन है, इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करता जाएगा। बट जो
एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, दैट मीन्स कि जो हमारे बॉडी में एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे ये होने वाला है कि जब आप एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एंजाइम का जो बायोकेमिकल नेचर है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, वो लॉस हो जाएगा, और लॉस हो जाएगा तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो भी लॉस हो जाएगी। ठीक है, आपको अभी जस्ट बताया था कि कोई भी जो एक्टिव एंजाइम होता है वो टर्सरी फॉर्म में होता है, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टर्सरी फॉर्म में होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्म है वो ये रिलेटेड है किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, एक लिमिट तक ये फॉर्म जो है मेंटेन होता है, जब आप लिमिट क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट आपने टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर आपने 50 से ज़्यादा कर दिया, 60 कर दिया, 70 कर दिया, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, क्योंकि उसका टर्सरी फॉर्म लॉस हो जाएगा। टर्सरी फॉर्म जैसे ही उसका ब्रेक हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, वो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो एंजाइम का जो टेम्परेचर को लेकर रिलेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट का जो टेम्परेचर से रिलेशन है वो डिफरेंट है, ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नियर अबाउट 40 डिग्री या 45 अप्रॉक्स, ठीक है, यहाँ तक क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेंटेन होती है। बट अगर आपने 50 कर दिया, ठीक है, 48 कर दिया, 55 कर दिया, तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम का जो बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो टर्सरी फॉर्म है वो लॉस हो जाएगा, और जब टर्सरी फॉर्म लॉस होता है तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो लॉस हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। ठीक है, ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया एंजाइम को लेकर ये मैक्सिमम में अप्लाई होगा, बट कुछ एक्सेप्शन है। लाइक आप थर्मोफिलिक बैक्टीरिया ले लीजिए आप, ठीक है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म एनसीईआरटी ने क्या लिया है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, और इसमें यूजुअली हम आर्की बैक्टीरिया लेते हैं। क्या लेते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का जो हैबिटाट होता है वो हैबिटाट जो है वो हॉट वेंट होता है। ठीक है, सल्फर स्प्रिंग होते हैं, ये वो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और ये 80, 90, 100 डिग्री पे भी ये बैक्टीरिया या ये ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर जाते हैं। सरवाइव इसलिए करते हैं ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे इनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ये 80-90 डिग्री पे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एंजाइम एक्टिव होंगे। ठीक है, बट यूजुअली क्या होता है कि 40 या 45 के अराउंड जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपने 45 से ऊपर टेम्परेचर कर दिया तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी। ये आपका यूजुअल स्टेटमेंट है, ये आपका एक्सेप्शन है। जो मैंने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया के बारे में बताया कि थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म जो है ये हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं, बिकॉज इनका जो एंजाइम है वो एंजाइम हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। ठीक है, तो ये लाइन आपको याद रखना होगा। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ जो एंजाइम का एग्जाम्पल है, और वो हाई टेम्परेचर पे एंजाइम का एक्टिविटी मेंटेन है। ठीक है, वो आपके सिलेबस में भी है। क्या है वो एग्जाम्पल, टैग पॉलीमरेज। ठीक है, ये आप 12th की क्लास में जाएंगे तो 12th में बायोटेक चैप्टर में आपको ये मिलेगा। ठीक है, टैग पॉलीमरेज, जब आप पीसीआर टॉपिक पढ़ते हैं, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वहाँ पे ये एंजाइम मिलेगा। ठीक है, एंजाइम क्या है आपका, टैग पॉलीमरेज। इसको कहाँ से निकाला गया है, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निकाला गया है और पीसीआर में यूज़ किया गया है। पीसीआर एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें आप डीएनए फ्रैगमेंट्स को एम्पलीफाई करते हैं, उनके कॉपीज़ को आप इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, पीसीआर एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करेंगे, डीएनए फ्रैगमेंट्स को आप एम्पलीफाई करेंगे, उनके कॉपी को आप इंक्रीज़ करेंगे। और ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं, लाइक नेक्स्ट एग्जाम्पल है PFU पॉलीमरेज। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, ये भी हाई टेम्परेचर पे, दैट मीन्स कि 80-90 डिग्री टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं और वहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि कैसे फिजिकल और केमिकल रिएक्शन से एंजाइमेटिक रिएक्शन डिफरेंट होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेंगे आपको, और यहाँ पे भी जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया, यहाँ पे भी आपको थोड़ा पढ़ना होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है कि फिजिकल केमिकल रिएक्शन को कंपेयर करना है एंजाइमेटिक रिएक्शन से, ठीक है। जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया है कि केमिकल जो कंपाउंड होते हैं उसमें 2 टाइप्स के चेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो चेंज आता है वो होता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है, ठीक है। फर्स्ट जो चेंज होगा वो क्या होगा, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होगा, और जो सेकेंड जो चेंज होगा वो होगा विथ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए, जब बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपली क्या होता है, वहाँ पे शेप चेंज होता है, और जब शेप चेंज होगा तो आप बोलेंगे कि फिजिकल प्रोसेस है ये, क्या, ठीक है ना, ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस होगा, ठीक है। जब सिंपली शेप चेंज होगा तो वो होगा आपका फिजिकल प्रोसेस, बट जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आपका केमिकल प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है विथ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं वो अगर केमिकल कंपाउंड्स में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ओल्ड बॉन्ड और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो होगा केमिकल प्रोसेस। और उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट जो है वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स कि कोई सॉलिड स्टेट है तो लिक्विड स्टेट में हो गया, और कोई लिक्विड स्टेट है तो वो गैस स्टेट में चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस में क्या होते हैं, स्टेट चेंज होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एज पर एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आइस का। आइस वाटर में चेंज हो रहा है, जब इसको थोड़ा टेम्परेचर आइस को ज़्यादा मिलता है तो वो ग्रेजुअली वाटर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा और आप चेंज करते हैं, दैट मीन्स कि वाटर को और टेम्परेचर देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। जो भी आपने स्टार्टिंग में लिया उसका जो स्टेट था वो अदर स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वहाँ पे क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये लाइन ध्यान दीजिएगा। अब आगे आते हैं केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप को, जैसा कि एनसीईआरटी ने दिया है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस और ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से, ये नोट कर लीजिएगा, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा, ठीक है। जो भी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो होगा इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें एग्जाम्पल आपको देखना है, सिंपली इसको ज़्यादा एलिबरेट नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री सर इसको डिटेल करेंगे इसका। मैं सिंपली वो बात बोल रहा हूँ जो नीट के एग्ज़ाम में आते हैं और जो एनसीईआरटी में है, ठीक है। अब आते हैं केमिकल प्रोसेस के टाइप पे। केमिकल प्रोसेस में 2 टाइप हैं, जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया। फर्स्ट जो टाइप है वो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का है, और सेकेंड जो टाइप है वो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का है। इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस में मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में, वो आपको देखना है। एग्जांपल क्या है आपका, BaOH होल ट्वाइस प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2S2। ये सिंपली एक रिएक्शन है, ये आपको एक बार प्रैक्टिस करना होगा और ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, और मैं डिस्कस भी नहीं करूँगा इसको क्योंकि ये प्योर केमिस्ट्री है और ये केमिस्ट्री सर ज़्यादा अच्छे से बताएगा आपको, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो है का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, और ये लीवर में ये एग्जांपल होता है। दैट मीन्स कि ये रिएक्शन जो है लीवर में होता है। लीवर में आपको पता है कि स्टार्च जो है वो स्टोर होता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी ये स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। और स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होता है तो स्टार्च कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका है ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन का, और इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और एंजाइम्स मैंने बताया कि एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को इन्हांस करते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का या प्रोसेस का रेट कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
तो ये सिंपल है, आप पढ़ रहे होंगे केमिस्ट्री में, आप जूनियर सेक्शन में भी पढ़ा होगा। मैं एक बार बताता हूँ आपको। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी अमाउंट प्रोडक्ट का जो भी अमाउंट बन रहा है उसको आप अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या पता चलेगा, रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन पता चलेगा। ठीक है, अब हम फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के रेट को फाइंड करना देखेंगे। यहाँ पे फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस के रेट आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको अगर पता है कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको पता है, और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आप टाइम से जब डिवाइड करेंगे तो आपको फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का रेट पता चल जाएगा। ठीक है, ये सिंपली आपको लर्न करना है यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। मतलब कि रेट को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। ठीक है, ये भी लाइन आपको लर्न करनी है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेट को आप वेलोसिटी बोल सकते हैं अगर उसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को लेकर एक और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट को लेकर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आप 10 डिग्री का डिफरेंस करते हैं, 10 डिग्री टेम्परेचर का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है टेम्परेचर राइज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, ऐसे समझिए आप, सपोज दैट कोई रिएक्शन 30 डिग्री टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, और आपने क्या किया है, 10 डिग्रीज का इंक्रीज कर दिया इसको, दैट मीन्स कि 40 डिग्री पे कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 डिग्री का डिफरेंस किया तो उससे क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन जो है जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, और सपोज दैट आपने 10 डिग्री जो है वो डिक्रीज कर दिया, दैट मीन्स आपने 30 से 20 डिग्री कर दिया, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या दिख रहा है, 10 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है, और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा वो जस्ट हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री चेंज इन द आइदर डायरेक्शन। ठीक है, अगर 10 डिग्री का आप डिक्रीज करते हैं तो हाफ हो जाएगा, और 10% टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो जस्ट डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपको ध्यान देनी होगी। अब आते हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस, और ये टाइप ऑफ रिएक्शंस हम डिस्क्राइब करेंगे प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, मतलब कि बायोकैटलिस्ट के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे हम रिएक्शंस को यहाँ पे क्लासीफाई करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट जो कैटेगरी होगा वो होगा अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का, और सेकेंड जो कैटेगरी होगा वो होगा आपका कैटलाइज्ड रिएक्शंस का। अनकैटलाइज्ड और कैटलाइज्ड रिएक्शंस का मैंने एक कॉमन एग्जांपल ले रखा, और ये एग्जांपल आरबीसी में होता है। ठीक है, आपके सामने वाइट बोर्ड पे ये रिएक्शन दिख रहा है। रिएक्शन क्या है, CO2 प्लस H2O इक्वल टू H2CO3। ये आपका कार्बोनिक एसिड है, ये CO2 हो रहा है, ये H2O है, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अगर एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, दैट मीन्स कि अगर ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शन है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर्स फॉर्म होगा। अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस जब होंगे तब 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर्स कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, H2CO3 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पे एंजाइम्स इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे एंजाइम होगा आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, ध्यान देना होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, वो 6 लाख पर सेकेंड होगा। ठीक है, 6 लाख पर सेकेंड होगा, और जब अनकैटलाइज कंडीशन में था तब 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर्स। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस 10 मिलियंस टाइम का है, 10 मिलियंस टाइम्स का ये डिफरेंस है। और आप समझ सकते हैं कि कोई रिएक्शन अगर अनकैटलाइज्ड कंडीशन में हो रहा है तो वो बहुत स्लो होता है, और अगर वो वहाँ पे कोई बायोकैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए या कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाए तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन की बढ़ा देता है। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये 10 मिलियंस टाइम्स का डिफरेंस है। और ऐसे ही आपको सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको जिसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शंस का डिफरेंस आपको दिखेगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ठीक है,
तो अब इसके बाद आते हैं कुछ जनरल डिस्कशन करते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन का। ठीक है, पूरे बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं या चैप्टर्स हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के साइकिल और रिएक्शंस मिलने वाले हैं। उसमें जो मोस्ट पॉपुलर है वो है आपका रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में आप जब सेलुलर रिस्पायरेशन टॉपिक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS और लिंक रिएक्शन आपको मिलते हैं, और ये सारे डिफरेंट इवेंट हैं बट सेलुलर रिस्पायरेशन के पार्ट हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। ठीक है, और इनमें क्या है, रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस जो हैं वो मल्टीपल स्टेप्स में हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप एग्जांपल लें ग्लाइकोलिसिस का, मैं थोड़ा डिटेल करता हूँ। अभी मैंने आपके सामने बोला कि एक चैप्टर है आपके बुक में रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। ठीक है, और रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या पढ़ते हैं आप? सेलुलर रिस्पायरेशन आप पढ़ते हो। ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन में आपको कुछ इवेंट्स मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट जो इवेंट है वो है ग्लाइकोलिसिस, सेकेंड इवेंट है आपका लिंक रिएक्शन, थर्ड इवेंट है आपका क्रेब्स साइकिल। ठीक है, और फोर्थ इवेंट है आपका ETS। ये कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है, सेलुलर रिस्पायरेशन के, और ये सारे मल्टी स्टेप वाले हैं। मल्टी स्टेप सारे नहीं हैं, आप ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS को बोल सकते हैं कि ये मल्टी स्टेप वाले हैं, बट लिंक रिएक्शन जो है ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, सिंगल स्टेप प्रोसेस है। और मैं ये भी कहना चाह रहा था कि आपको पूरे लिविंग सिस्टम में आपके जो रिएक्शंस हैं वो मल्टीपल स्टेप वाले ज़्यादातर मिलेंगे, और कुछ आपको सिंगल स्टेप वाले भी मिलेंगे, और वो सारे रिएक्शंस में एंजाइम्स यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, एंजाइम्स यूज होंगे तो वो जो रिएक्शंस है उनकी रेट जो है वो फास्ट होगी। ठीक है, NCERT में ग्लाइकोलिसिस को थोड़ा इलेबोरेट किया है, बोला है NCERT ने कि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होता है और ये 10 स्टेप प्रोसेस है, और जब ये प्रोसेस होता है तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। कब फॉर्म होंगे? ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के टाइम पे। ग्लाइकोलिसिस जब होगा तब ये होगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स बताया, मल्टीपल स्टेप और सिंगल स्टेप वाला। ठीक है, और ये जनरल डिस्कशन है, इसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अब कुछ और भी पॉइंट्स हैं, एक्चुअली वो भी पॉइंट्स आपके रिस्पायरेशन से हैं, और रिस्पायरेशन में आप पढ़ते हो एनारोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। इस पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किया है NCERT ने, उसको आप देखिए। पहले हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन को। पहले हम डिस्कस करेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन को और देन डिस्कस करेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन को। एनारोबिक रिस्पायरेशन के कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ जहाँ पे ये प्रोसेस होता है। लाइक आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन में एक एग्जांपल है, एक्चुअली वो एग्जांपल जो है उसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, और वो एग्जांपल क्या है आपका? स्केलेटल मसल सेल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल्स है, ईस्ट है। ठीक है, एक मेरे तरफ से, मैं अपने तरफ से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैच्योर आरबीसी। ठीक है, इन तीनों एग्जांपल्स में क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। मैं फिर से एक बार आपको बता दूं, एनारोबिक रिस्पायरेशन में एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल आपका स्केलेटल मसल सेल्स का है, सेकेंड एग्जाम्पल आपका ईस्ट का है और थर्ड एग्जाम्पल मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी एक्चुअली मैंने ऐड कर रखा है और मैच्योर आरबीसी में भी क्या होता है? एनारोबिक रिस्पायरेशन होते हैं। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलेटल मसल सेल्स में। स्केलेटल मसल सेल्स में जब एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है तब होता क्या है कि ग्लूकोज जो है
ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ध्यान देना होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और साथ में कुछ एनर्जी बनते हैं और एनर्जी कम बनती है, नियर अबाउट 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। देन ईस्ट के केस में क्या होगा कि ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो बनेगा क्या, अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल में भी क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा आपका, एथेनॉल बनेगा, C2H5OH, और साथ में कुछ एनर्जी बनेगा। और ये जो ईस्ट वाला एग्जाम्पल है वो क्या है, फर्मेंटेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, फर्मेंटेशन। और आप सबको पता है कि फर्मेंटेशन जो होता है वो एनारोबिक कंडीशंस में होता है और आपने क्लास 10th में पढ़ा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। मैच्योर आरबीसीज में भी ऐसा ही होता है, मैच्योर आरबीसीज में भी आपका जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी कम बनेगी और यहाँ पे ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होगा, ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। वेयर एज जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ATP जो है वो 36 to 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है और ग्लूकोज से 36 to 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका केमिकल रिएक्शन जो NCERT में दिया था, मैंने वो पूरा टॉपिक आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स पे, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स पे अब डिस्कशन करेंगे हम। आज का नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है और इस ग्राफ के थ्रू जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी भी समझने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इस ग्राफ में मैंने 2 पैरामीटर ले रखा है। फर्स्ट पैरामीटर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सेकंड पैरामीटर है पोटेंशियल एनर्जी। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन मैंने x एक्सिस पे ले रखा है और पोटेंशियल एनर्जी मैंने y एक्सिस पे ले रखा है, ठीक है। ये 2 आपके क्या है, पैरामीटर है 2 अलग अलग एक्सिस पे, ठीक है। और इस पैरामीटर के थ्रू हम एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिफाइन भी करेंगे साथ में, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शंस जो है वो कैटेलाइज कंडीशंस में भी होते हैं और अनकैटेलाइज कंडीशंस में भी होते हैं। ग्राफ में जो आपको दिख रहा है ये कैटेलाइज रिएक्शन भी दिख रहा है और अनकैटेलाइज रिएक्शन भी दिख रहा है आपके सामने। ये ग्राफ में मैंने 2 ये लाइन मैंने बना रखी है, फर्स्ट ये लाइन है और सेकंड ये लाइन है। जो फर्स्ट जो लाइन है ऊपर वाली लाइन, ये आपका क्या है, अनकैटेलाइज रिएक्शन का है। ये कैसा है, अनकैटेलाइज रिएक्शन का। और जो सेकेंड ये लाइन नीचे वाली है ये क्या है आपका, कैटेलाइज रिएक्शन का है। कैसा है ये, कैटेलाइज रिएक्शन। कैटेलाइज रिएक्शंस में एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और अनकैटेलाइज रिएक्शंस में एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, ये ध्यान देना होगा। और जब आप पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे आप ऑब्जर्व करेंगे सबस्ट्रेट को और प्रोडक्ट को तो उनका एक अपना एनर्जी लेवल होगा, ठीक है, अपना एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट का भी अपना एक एनर्जी लेवल होता है और प्रोडक्ट का भी अपना एक एनर्जी लेवल होगा। और आपको बता दूं कि कोई भी सबस्ट्रेट जो है जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, आपका स्टेबल होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है, सबस्ट्रेट को एनर्जी मिलती है, ठीक है। सबस्ट्रेट जो है आपस में कोलिजन करते हैं और कोलिजन करने के बाद से उनको जब एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी लेकर कहाँ जाते हैं, ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। और वो जो स्टेट होता है उस समय जो है सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल हाई होती है, ठीक है। उस समय सबस्ट्रेट की एनर्जी लेवल क्या होती है, हाई होती है। और ट्रांजिशन स्टेट और जो एक्चुअल सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल था उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है। फिर से ध्यान दीजिए, सबस्ट्रेट जब हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है दैट मीन्स कि ट्रांजिशन स्टेट में जब चला जाता है तो ट्रांजिशन स्टेट और सबस्ट्रेट का जो इनिशियल जो एनर्जी लेवल था दोनों के बीच का एक डिफरेंस है, एनर्जी का डिफरेंस। उस एनर्जी डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है एंजाइम के एब्सेंस पे ज़्यादा होती है और एंजाइम के प्रेजेंस पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। ये नोट करना होगा, आपको ध्यान से नोट करना होगा, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम क्या होता है, ज़्यादा होगा, ठीक है। और एंजाइम के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और ये चीज़ आप इस ग्राफ से देख सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाली लाइंस, ये एंजाइम के प्रेजेंस में ये लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, लेस है, बट विदाउट एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है, हाई है, ठीक है ना। ये बात समझिए। और जब भी आप एंजाइम के प्रेजेंस या एंजाइम के एब्सेंस पे रिएक्शंस कराते हैं तो प्रोडक्ट तो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होगा वो सेम होगा, बट रेट चेंज हो सकता है। अनकैटेलाइज में रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है और कैटेलाइज रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, ध्यान देना होगा, ठीक है। कैटेलाइज मीन्स एंजाइम का प्रेजेंस, ठीक है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सबस्ट्रेट का जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो यहाँ से और यहाँ तक डिफरेंट जो है इसके अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, बहुत सारे, ठीक है। यहाँ से सबस्ट्रेट जैसे ही सबस्ट्रेट को एनर्जी मिल जाती है तो एनर्जी गेन करने के बाद अब उसका अनस्टेबल स्टेट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसका एनर्जी लेवल हाई हो गया। हाई जब भी किसी चीज़ का एनर्जी लेवल होगा वो चीज़ क्या होगी, अनस्टेबल होगी। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा और लास्ट में क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये लाइन आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ। जैसे आप सपोज करिए कि आप मूवी देखते हैं, मूवी सपोज करिए कि आप पीवीआर में मूवी देखने चले गए, ठीक है। और पीवीआर का अगर टिकट का रेट अगर सपोज दैट हाई होगा तो क्या आप लोग ज़्यादा लोग फिल्म देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 5000 या 10,000 की टिकट हो जाए तो नंबर आप मूवी देखने वाले पर्सन होंगे वो कम हो जाएंगे। लेकिन जब आप टिकट की रेट कम कर दिए, लाइक 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ कर दिए, तो नंबर ऑफ पीपल्स जो होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे देखने वाले, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी हाई होता है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शंस जो होता है वो स्लो हो जाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्लो होता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब एंजाइम के एब्सेंस में रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सबकी ज़्यादा नहीं हो सकती है। देन उस कंडीशंस में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। बट जैसे ही एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी और कम हो जाएगी तो मोस्टली जो है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये जो पीवीआर वाली स्टोरी है इसलिए मैंने बताई, ठीक है। अगर टिकट का रेट अगर हाई होता है तो उसको कंपेयर करेंगे विदाउट एंजाइम वाले कंडीशन से, और अगर टिकट का रेट कम होगा तो उसको आप कंपेयर करेंगे विथ एंजाइम वाले कंडीशन से, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझा दिया मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अब हम डिस्कस करेंगे इस एंजाइम मैकेनिज्म में एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको बताऊंगा। सपोज दैट कोई सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट का ये एनर्जी लेवल है, ठीक है। और जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का एनर्जी लेवल डाउन है, लो है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये डिफरेंस दिख रहा है आपके सामने, ठीक है। ये डिफरेंस है सबस्ट्रेट और एनर्जी, और सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल और प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल में ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। और ऐसा अगर है तो यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो है, एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाली है और एनर्जी रिलीज होगी तो उसको क्या बोलेंगे आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, ठीक है। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सबस्ट्रेट के एनर्जी लेवल से अगर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल लो है, दैट मीन्स कि रिएक्शन में क्या होने वाला है, एनर्जी रिलीज होने वाली है। और एनर्जी रिलीज होगी तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं आप। इसका जस्ट अपोजिट आप सोचिए, अपोजिट ये है कि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल समथिंग कुछ है और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल उससे ज़्यादा है। सपोज दैट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये यूँ फॉर्म हो गया यहाँ पे, तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल से प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या हो गया, हाई हो गया।
और यहाँ पे क्या होगा, आपका एनर्जी जो है वो यूज़ होने वाला है, यूटिलाइज होने वाला है। और इस टाइप का अगर रिएक्शन होता है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको आप? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लाइन थी, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार ये लाइन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस स्पेशली आए हुए हैं। ठीक है, तो आई थिंक इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आने वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, देन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइम इनहिबिशंस, ये देन लास्ट में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम्स। ये हमारे आने वाले टॉपिक है जिसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करना होगा। ठीक है, तब तक आप एंजाइम का नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से इसके पॉइंट्स कलेक्ट करिए और एमसीक्यूज़ पे फोकस करिए। और आपकी प्रैक्टिस कम नहीं होनी चाहिए, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय।